पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। डियर स्टूडेंट्स, यदि हम रदरफोर्ड मॉडल की लिमिटेशन को याद करें, तब हमने वहाँ पर स्टडी किया था कि अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। लेकिन जब हम बात करें लिमिटेशंस की, तो जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, देन वी नो दैट देयर इज सम फोर्स एक्टिंग ऑन देम। अब यदि किसी बॉडी पे फोर्स लगता है तो उसकी मोशन कैसी होती है? एक्सीलरेटेड मोशन। यदि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करेंगे और उन पे फोर्स लगा हुआ है, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या बन गए? एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल हो गए। एंड वी नो दैट एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल इज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग क्या हुआ था कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं तो क्या होता है? उनकी जो एनर्जी है दैट इज गोइंग डिक्रीजिंग कंटिन्यूसली। सो हम ये कहते हैं कि उनका जो ऑर्बिट है वो भी क्या होता गया? दैट गोज ऑन डिक्रीजिंग कंटिन्यूसली। और अल्टीमेटली क्या होगा? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में फॉल करेगा। तो एटम क्या होना चाहिए? या यूँ कहते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में फॉल करेगा तो एटम मस्ट श्रिंक, और एटम क्या होना चाहिए? अनस्टेबल होना चाहिए। बट वी नो दैट एटम इज क्वाइट स्टेबल। यदि एटम अनस्टेबल होता है तो आज एक भी एटम नहीं होता हमारे पास में। सो एटम इज क्वाइट स्टेबल, राइट। दूसरी लिमिटेशन क्या थी उसकी? बोर्स मॉडल की हम याद करें कि कितने इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे। मतलब रदरफोर्ड कुड नॉट एक्सप्लेन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी ऑर्बिट, ठीक है। और यदि हम और भी लिमिटेशंस की बात करें तो रदरफोर्ड के अनुसार जब इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी जो एनर्जी है दैट इज डिक्रीजिंग कंटिन्यूसली। मतलब इलेक्ट्रॉन एनर्जी को कंटिन्यूसली एमिट कर रहा है। तो हमें जो एमिशन स्पेक्ट्रम जो मिलना चाहिए दैट मस्ट बी कंटिन्यूस। लेकिन हम जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा देखते हैं वो कैसा होता है? दैट इज लाइन स्पेक्ट्रा, वो कंटिन्यूस नहीं होता है। तो इन बातों पे रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल फेल हो गया। तो उसके बाद में हमारे पास में क्या आया? बोर्स एटॉमिक मॉडल। अब बोर ने क्या कहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, दे रिवॉल्व इन सर्टेन फिक्स्ड ऑर्बिट। इस प्रकार से नहीं है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। अगर हम ये मान लेते हैं दिस इज न्यूक्लियस, देन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टेन फिक्स्ड ऑर्बिट, या यूं कहते हैं कि नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट। जैसा कि रदरफोर्ड के मॉडल के अनुसार ये ऑर्बिट कैसे बन गए? रेडिएटिंग। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कंटिन्यूसली क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। लेकिन बोर ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन जब किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं तो जब तक इलेक्ट्रॉन इस एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को एमिट नहीं करेगा। ना तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिट करेगा, ना ही ऑब्जॉर्व करेगा। सो इस ऑर्बिट का नाम क्या हो गया? नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट, या यूं कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन किसी फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट कंसेप्ट क्या था बोर्स मॉडल का? कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टेन नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट और फिक्स्ड ऑर्बिट। और इन इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो कहाँ से मिलेगा? इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में। मान लो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो कूलम्ब फोर्स होगा दैट विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। सो फर्स्ट कंसेप्ट इज, सो फर्स्ट पोस्टुलेट बोर्स एटॉमिक मॉडल का क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टेन फिक्स्ड और नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट, राइट। एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस प्रोवाइड्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। देखो हम ये जानते हैं कि बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव नहीं कर सकती। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए दैट इज प्रोवाइडेड बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। मान लो यदि हम बात करते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है इसका जो रेडियस है, लेट आर इज रेडियस ऑफ द ऑर्बिट एंड वी इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिट। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा? दैट इज इक्वल टू mv² अपॉन r। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिलेगा? इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो कूलम्ब फोर्स होगा। देखो न्यूक्लियस पे चार्ज कितना होगा? वी कैन से दैट चार्ज ऑन न्यूक्लियस Q1 इज इक्वल टू ZE, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा? E, और डिस्टेंस कितना है? R। तो कूलम्ब फोर्स क्या आएगा? Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r², या वी कैन से दैट KZE इंटू E। ZE क्या हो गया? Q1,
और Q2 क्या हो गया E अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर, दैट इज वी कैन से दैट mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू kz E स्क्वायर अपॉन में r स्क्वायर, राइट। दिस इज द फर्स्ट postulates of Bohr's model, mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू kz E स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। ये कहाँ से आ गया? कूलम्ब फोर्स से, और ये क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेकंड पोस्टुलेट्स की यदि हम बात करें तो बोर्स ने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन किसी आर्बिट्रेरी ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉन को किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व करने के लिए कुछ ना कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती हैं, और वो कंडीशन क्या है कि मान लो यदि इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो इलेक्ट्रॉन का हमने मास क्या मान रखा है? m, वेलोसिटी v, और ये रेडियस कितना हो गया इस ऑर्बिट का? r। तो इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का यदि हम एंगुलर मोमेंटम निकालें तो एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू क्या होगा? mv r। दिस इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिट, इस ऑर्बिट में, राइट। तो बोर्स ने कहा कि यदि किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो उसके लिए कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है कि उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम दैट इज mvr किसके बराबर होना चाहिए? h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल। तो इसको हम n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और n क्या है यहाँ पर? इंटीजर। सो सेकंड पोस्टुलेट्स क्या बनेगा, इसको समझते हैं। सो सेकंड कंसेप्ट क्या बनेगा कि इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट फॉर विच एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। मतलब कंडीशन क्या बनी कि इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो उसका एंगुलर मोमेंटम कितना हुआ? mvr, और ये किसके बराबर होना चाहिए? h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल। इसका मतलब इसको हम यहाँ पर n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और n क्या है यहाँ पर? इंटीजर, एंड इट्स वैल्यू इज 1 2 3 एंड सो ऑन, राइट। दिस इज द सेकंड पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स मॉडल। किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करने के लिए इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, मान लो यदि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, सपोज दिस इज न्यूक्लियस, ये मान लो फर्स्ट ऑर्बिट है, तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू क्या होगी? 1। यदि इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो n की वैल्यू क्या होगी? 2। तो बोर्स सेकंड कंसेप्ट के अनुसार यदि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होना चाहिए? h/2 पाई। और यहाँ पर h क्या है? व्हाट इज h? h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, राइट। दिस h इज कॉल्ड प्लैंक्स कांस्टेंट। यदि इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो सेकंड ऑर्बिट के लिए, अगर मान लो फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस मैं r1 मान लेता हूँ, सेकंड ऑर्बिट का रेडियस r2, तो सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होना चाहिए? n की वैल्यू हम 2 ले लेते हैं, देन इट मस्ट बी इक्वल टू 2h/2 पाई। किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करने के लिए उसका एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल है, तो ही ऑर्बिट किसी ऑर्बिट में, तो ही इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है। दिस इज सेकंड पोस्टुलेट। अब बोर्स ने क्या कहा कि ये जो ऑर्बिट होते हैं, दीज ऑर्बिट्स आर नॉन रेडिएटिंग और स्टेशनरी ऑर्बिट होते हैं। अब यदि हम बात कर रहे हैं कि जो हमें लाइन एमिशन या अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा मिलता है, राइट, तो वो कैसे मिलता है? तो रदरफोर्ड ने ये बोर ने ये कहा कि मान लो यदि कोई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को मान लेते हैं हम E1, और यदि कोई इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में, इसकी एनर्जी क्या है? E2। तो एमिशन ऑफ एनर्जी कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट से जंप करके किस में आ जाता है? फर्स्ट ऑर्बिट में। तो क्या होगा यहाँ पर? यहाँ से एनर्जी इज रिलीज्ड, राइट। और कितनी एनर्जी निकलेगी? जितना इन दोनों के बीच में एनर्जी का डिफरेंस है, दैट इज डिफरेंस कितना होगा? E2 माइनस E1। इस डिफरेंस के बराबर एनर्जी रिलीज होगी। यदि कोई इलेक्ट्रॉन किसी तरीके से एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेता है तो क्या होगा? यदि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से जंप करके सेकंड ऑर्बिट में चला जाता है तो कब जाएगा? जितना इन दोनों के बीच में एनर्जी का डिफरेंस है, यदि इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिल जाती है, इफ इलेक्ट्रॉन्स गेट सम एनर्जी, राइट, एंड इक्वल टू डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन दीज टू स्टेट, तो इलेक्ट्रॉन लोअर से जंप करके इसमें जाएगा
हायर में। सो इलेक्ट्रॉन यदि लोअर से जंप करके हायर में जाता है तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करता है। यदि इलेक्ट्रॉन हायर से जंप करके लोअर में आएगा तो एनर्जी को एमिट करेगा। और दोनों स्टेट में, चाहे ये हायर से जंप करके लोअर में आए या लोअर से जंप करके हायर में जाएगा, दोनों स्टेट में एनर्जी एमिट होगी या ऑब्जॉर्ब होगी, वो कितनी होगी, जितना इन दोनों के बीच में एनर्जी का डिफरेंस है। एंड इट इज इक्वल टू, दिस डिफरेंस ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू। सो थर्ड पोस्टुलेट्स हमारा यहीं से आता है, E2 माइनस E1 इज इक्वल टू एच न्यू। सो थर्ड पोस्टुलेट क्या आएगा हमारे पास में, द एमिशन और अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी अकर्स ओनली व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर। मतलब एनर्जी एमिट होगी तो कैसे होगी, जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से जंप करके लोअर में आएगा, देन एनर्जी इज रिलीज्ड, राइट। और यदि एनर्जी अब्जॉर्ब होती है तो इलेक्ट्रॉन लोअर से जंप करके हायर में जाएगा। तो दोनों केस में यदि हम बात करेंगे एनर्जी एमिशन और अब्जॉर्प्शन होगा तो हमारे पास में जो एनर्जी किसके बराबर आएगी, दैट इज इक्वल टू एच न्यू। सो वी कैन से दैट इफ दिस एनर्जी इज अब्जॉर्ब्ड तो इलेक्ट्रॉन विल जंप फ्रॉम लोअर टू हायर, इफ दिस एनर्जी इज रिलीज्ड इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर टू लोअर। दिस इज थर्ड पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स मॉडल। और ये थे हमारे पास में बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। और नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस द मैथमेटिकल कैलकुलेशन लाइक रेडियाई ऑफ बोर्स ऑर्बिट, एनर्जी एंड सो ऑन। थैंक्स एंड कीप ऑन वाचिंग।